हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग करते समय उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन से हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग करेंगे तो उसका आउटपुट वोल्टेज हमें कैसा मिलने वाला है, या हमें जैसा भी आउटपुट वोल्टेज चाहिए या करंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसको हम आपको बताएंगे। ये हमने ट्रांसफार्मर को बाइंड किया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये पहले इन्वर्टर का था और हमने इसको डीजे एम्पलीफायर के लिए डिजाइन करके बाइंडिंग करी है। इसका हमने जो आउटपुट वोल्टेज रखा है वो रखा है 35 12 0 12 35, और ये 10 एम्पियर के लिए है। और इसका आउटपुट वोल्टेज जो 1 एम्पियर में रहेगा वो रहेगा 12 6 0 6 12 1 एम्पियर। तो इस तरह से हमें आउटपुट में दो प्रकार का वोल्टेज मिलने वाला है। एक तो चाहिए हमें 10 एम्पियर में 35 0 35 या 12 0 12, इसमें से हमें जो भी चाहिए हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें टेपिंग्स निकाल के रखी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि टेपिंग्स कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है। और हमें 1 एम्पियर में चाहिए था 12 0 12, लेकिन हमने 6 0 6 भी निकाल लिया है, जिसके लिए हमने ये कनेक्टिंग लीड्स निकाली हैं। और ये जो 10 एम्पियर है 10 एम्पियर के लिए हमने ये कनेक्टिंग वायर यहाँ पे रखे, तो इसमें हम सोल्डर करके जो भी हमें वोल्टेज चाहिए इससे ले सकते हैं। और इसमें जो हमने इनपुट वोल्टेज रखा है ये है 230, और ये ITI मास्टरमाइंड द्वारा बनाया गया है, इसलिए ब्रांडिंग भी ITI मास्टरमाइंड की हमने इसमें लगा दी है। जैसे कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये ट्रांसफार्मर है जो ये पहले इन्वर्टर का था, लेकिन इसमें हमने बाइंडिंग करके इसको हमने एम्पलीफायर के लिए या हमें मल्टी यूज प्रैक्टिकल के लिए हमने इसको बाइंडिंग किया है। तो इस तरह से जब भी हम ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग करते हैं तो पहले हमें ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग या इसका डाटा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही हम ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग कर पाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर को अच्छे से डिजाइन करना है, और भी इसमें हम आपको ट्रांसफार्मर से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ट्रांसफार्मर को डिजाइन कैसे किया जाता है इसको बताने से पहले हम इसका आपको वोल्टेज चेक करके बता देते हैं कि हमें इसमें आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है। इसको हम सेट करेंगे 200 पे। तो इसकी जो बीच में कनेक्टिंग वायर निकले हुए हैं इसको हम 0 मानते हुए चेक करेंगे। तो इसको हम देखेंगे पहले, ये हमें 38.4 वोल्टेज बता रहा है, और इसके अपोजिट साइड ये लगभग 39 के लगभग हमें बता रहा है, और ये हमें 38.4। इसमें थोड़ा सा 0.5 का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें एक राउंड ज़्यादा लग गया है। इसके बाद हम 12 वोल्टेज के लिए चेक करेंगे, तो ये हमें 13.8 बता रहा है, और इसके अपोजिट साइड भी हमें 13.8 बता रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे 12 वोल्टेज के लिए, तो इसमें 13.8, और इसके बाद हम चेक करेंगे इसके अपोजिट साइड, ये भी हमें 12.8 सेम वोल्टेज बता रहा है। तो इस तरह से हमने जो इसका वोल्टेज चेक किया, इसका वोल्टेज हमें परफेक्ट मिल रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस तरह से हमें जब भी ट्रांसफार्मर को बाइंड करना है तो इसको कैसे डिजाइन किया जाता है। ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग डाटा कैलकुलेशन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है ट्रांसफार्मर की कोर साइज। तो कोर साइज को समझने के लिए हमारे पास एक कोर है। हमने 4 नंबर कोर के लिए ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया था, और 3 इंच इसकी बॉबिन रखी थी। तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएंगे। ये होता है ट्रांसफार्मर का कोर साइज। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 1.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो है 3 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो है 2.25 इंचेस। तो इस तरह से इसका डायमेंशन हमें प्राप्त हो जाता है। ये कोर की साइज कहलाती है। तो इस तरह से आपको कोर साइज समझ में आ गई होगी। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ये है कोर साइज का चयन हम कैसे करेंगे। कोर साइज से जो हमारा मतलब होगा वो ये है कि जैसे हमारे पास ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, एक छोटा ट्रांसफार्मर है,
ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, और एक ये ट्रांसफार्मर है जिसको हमने बाइंड किया है। कोर साइज का चयन करते समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है इससे छोटी है, क्योंकि ये 4 नंबर कोर से बनाया गया है और ये जो कोर है ये है 7 नंबर, तो इसकी हाइट इस ट्रांसफार्मर से ज़्यादा है। तो यदि आपको कोई ऐसे काम के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है जिसमें आप हाइट ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन आपको ज़्यादा पावर या ज़्यादा वाट के लिए ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना है, तो भी आप छोटी कोर से ज़्यादा पावर के लिए ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको बोलते हैं स्टैक। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी साइज रहेगी इसको स्टैक बोलते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से लेके ये जो है स्टैक कहलाती है। तो आप इसकी स्टैक बढ़ा सकते हैं, स्टैक बढ़ाने के बाद आप छोटी कोर भी यूज़ करेंगे तब भी आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा वाट का ही बनेगा। तो इस तरह से आपको जब भी कोर चयन करना हो कि किस कोर में हमें डिज़ाइन करना है, तो एक तो आप उसकी हाइट ध्यान रखेंगे, दूसरा ध्यान रखेंगे उसका पावर या वाटेज। इस तरह से हमने देखा कि कोर साइज को सिलेक्ट करते समय हमें एक तो उसका वाटेज याद रखना है, दूसरा उसका आकार कि हमें किस आकार में ट्रांसफार्मर वाइंड करना है। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है कोर एरिया कैसे निकालें। कोर एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आप एक कोर लेंगे जिसमें आपको बाइंडिंग करनी है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई रहेगी, यहाँ से यहाँ की चौड़ाई, और उसके बाद स्टैक की मोटाई या लंबाई, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कोर एरिया मिल जाएगा। कोर एरिया से मतलब होता है इतना एरिया जो होता है वो उसको हम कोर एरिया बोलते हैं। आप बॉबिन की सहायता से भी इसको मेजर कर सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका कोर एरिया निकल आएगा। तो इस तरह से आप कोर एरिया निकाल सकते हैं। इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है टीपीवी। टीपीवी का फुल फॉर्म होता है टर्न पर वोल्ट। टर्न पर वोल्ट को समझने के लिए आपको क्या करना है कि ये बॉबिन है, ये 7 नंबर कोर के लिए बॉबिन है। हम क्या करेंगे, कोर में जब टर्न देंगे इस तरह से तो कितने टर्न्स देने से कितना वोल्टेज मिलेगा, या कितना टर्न्स देने से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ड्रॉप मतलब इनपुट में हम कितना वोल्टेज देंगे। तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज के लिए हमें वायर के कितने राउंड लगाना है या कितने टर्न्स देना है बॉबिन पर, ये हम टीपीवी के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं टीपीवी, यानी 1 वोल्ट के लिए हमें कितना टर्न देना है। इसके बाद हम देखेंगे टीपीवी का जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा 7.5 डिवाइडेड बाय कोर एरिया। तो कोर एरिया तो हमने आपको बता दिया था। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, टीपीवी निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो हमने ट्रांसफार्मर डिजाइन किया था इसी को हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। इस तरह से अभी तक जो हमने समझा कि कोर साइज क्या होती है, कोर साइज का चयन हमें कैसे करना है, कोर साइज का चयन हमें वाट या आकार के आधार पर करना है। कोर एरिया निकालने के लिए भी हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने टीपीवी बता दी है आपको, टर्न पर वोल्ट, और टीपीवी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हुआ 7.5 डिवाइडेड बाय कोर एरिया। इसके बाद हम एग्जाम्पल के रूप में 4 नंबर कोर लेने जा रहे हैं जिसमें हम बॉबिन रखेंगे 3 इंच। हम इसी को डिजाइन करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आउटपुट में आपको क्या क्या डाटा चाहिए है इसको फिल करेंगे। हमें चाहिए है 35 12 0 12 35। इस तरह की हमें डिजाइन रखना है ट्रांसफार्मर में। यदि हमें 35 की जरूरत होगी तो 35 0 35, यदि 12 की जरूरत होगी तो 12 0 12 वोल्टेज हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा वो होगा 35 0 35 या 12 0 12, और हमें ये चाहिए 10 एम्पियर करंट में। इसके लिए जो हम वायर साइज रखेंगे वो करंट के अकॉर्डिंग रखेंगे, जो थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको इनपुट डाटा चाहिए। इनपुट का जो वोल्टेज होगा वो होगा 230।
इस तरह से हमें इनपुट में 230 वोल्ट रखना है और इसकी जो इनपुट करंट होगी तो उसको हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इनपुट में हम करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है आपको इनपुट में या प्राइमरी वाइंडिंग में जो वायर साइज सेलेक्ट करनी है वो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको और आउटपुट के करंट को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमें इनपुट वोल्टेज से डिवाइड करना है। तो हम आपको बताते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें हमें जो टोटल वोल्टेज मिलने वाला है 35 तो यहाँ से 35 और यहाँ से 35 तो ये टोटल हो गया 70। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से तो ये क्या हो जाएगा आपका 700। इसको डिवाइड करेंगे हम 230 से तो ये हमें मिल जाएगी इनपुट में करंट, ये लगभग होगी 3 एम्पियर। तो इस तरह से जो इनपुट करंट है वो है 3 एम्पियर और इनपुट वोल्टेज है 230। इस तरह से जो हमें आउटपुट और इनपुट करंट मिले हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग हम चार्ट में देख के इसका वायर साइज सेलेक्ट करेंगे। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चाहिए 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर में जो वायर साइज होती है वो होती है 14 नंबर, और इसके बाद 3 एम्पियर के लिए जो हमें वायर चाहिए है वो होगा या तो हम 19 नंबर या 18 नंबर वायर साइज रखेंगे। हम 19 नंबर वायर साइज रख सकते हैं। इस तरह से हमने जो वायर साइज सेलेक्ट करने के लिए चार्ट दिखाई आपको, इसके अकॉर्डिंग 14 नंबर और 19 नंबर वायर साइज चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 14 की जगह 16 नंबर और 19 की जगह पे 21 नंबर वायर साइज सिलेक्ट करेंगे और इसी से हमने ट्रांसफार्मर को वाइंड किया है। अब इससे क्या है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि जब 14 नंबर वायर 10 एम्पियर के लिए होता है तो हम 16 नंबर क्यों डालेंगे, और इनपुट में जब 3 एम्पियर के लिए 19 नंबर वायर होता है तो 21 नंबर वायर हम क्यों सिलेक्ट करेंगे। इसका जो रीज़न है वो ये है कि हमने जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया है ये, इसको हमने एम्पलीफायर के लिए डिज़ाइन किया है, और एम्पलीफायर में जो करंट होगी 10 एम्पियर या इनपुट में 3 एम्पियर ये कंटिन्यूस नहीं होती, इसका जो लोड होता है वो वेरी होता रहता है। एम्पलीफायर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो लोड होता है वो होता है उसमें आउटपुट की आवाज़ के अकॉर्डिंग। आवाज़ आप जितना लाउड रखेंगे उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा, और आप आवाज़ को जितना कम करेंगे लोड उतना कम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम 10 एम्पियर के लिए हमने वायर साइज को 14 नंबर की जगह पे 16 नंबर वायर साइज लगा दिया है ट्रांसफार्मर में, और इनपुट में हमने 19 की जगह 21 रख दिया है। तो ये क्या है कि ये कुछ समय तक के लिए 3 एम्पियर करंट के लिए ट्रांसफार्मर वर्क कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या है कि जो ट्रांसफार्मर कंटिन्यूस लोड के लिए बनाए जाते हैं जैसे कि इन्वर्टर, तो इन्वर्टर में क्या रहता है जो लोड हम देंगे तो वो कंटिन्यूस चलेगा, वो वेरी नहीं होता है। वेरी होगा हमारे द्वारा लगाए गए उपकरणों के आधार पर। यदि हम स्विच ऑन करते हैं सारे उपकरणों के तो सारा लोड बिल्कुल कंटिन्यूस चलने वाला है। इसके बाद जो आपको कैलकुलेट करनी है वो करनी है थर्ड वाइंडिंग। थर्ड वाइंडिंग जो होगी 12-0-12 और 1 एम्पियर के लिए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 12-6-0-6-12 इतने वोल्टेज के लिए टेपिंग्स निकाली है। तो इतने सभी टेपिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, वायर साइज को सिलेक्ट करेंगे, वो भी 1 एम्पियर के लिए। 1 एम्पियर के लिए जो वायर साइज रखेंगे हम रखेंगे 22 नंबर SWG, और ये चार्ट के अकॉर्डिंग होती है 22 नंबर के लिए हम 1.25 एम्पियर करंट ले सकते हैं। तो इससे 1 एम्पियर या 1 एम्पियर से ज़्यादा ही करंट हमें मिलने वाली है। तो इस तरह से हमने क्या किया, वायर साइज को सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह से हमने इनपुट और आउटपुट डाटा कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम टर्न्स कैलकुलेट करेंगे। टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें टीपीवी। टीपीवी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 नंबर जो हमने कोर ली है इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से ये लेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंच में। ये 3 इंच क्या है, ये है बॉबिन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो हम स्ट्रैक रखने वाले हैं, वो इसकी होगी 3 इंच। 4.5
5। तो हमें क्या हुआ, इसकी जो टीपीवी निकालने के लिए कोर एरिया मिला है वो है 4.5। और टीपीवी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, टीपीवी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7.5 में कोर एरिया यानी 4.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 1.66 मिल जाएगा। यही हमारी टीपीवी होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टर्न्स को कैलकुलेट। प्राइमरी में हमें कितने टर्न्स रखने हैं, सेकेंडरी में कितने रखने हैं और थर्ड में कितना हमें टर्न्स रखना है, ये हम करते हैं। टर्न्स रखने के लिए हमें क्या करना है, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना है टीपीवी में। तो टीपीवी में अगर हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टर्न्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 230 में 1.66 और ये हमें प्राप्त होगा 381। तो इस तरह से हमें प्राइमरी वाइंडिंग के लिए टर्न्स प्राप्त हो चुके हैं, ये हमारे होंगे 381। इसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। सेकेंडरी वाइंडिंग में 1.66 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या है, इसमें कई सारी टेपिंग्स चाहिए है, तो हमें इसी टेपिंग्स के अकॉर्डिंग टर्न्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए 1.66 में मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो हमें आउटपुट में जब हमें 35 वोल्ट चाहिए तो क्या करेंगे 35 और ये आएगा 58 के लगभग। तो हमें इस तरह से 35 वोल्ट के लिए 58 टर्न्स देने हैं और 12 वोल्ट के लिए जो होंगे वो होंगे 1.66 इंटू 12 इज इक्वल टू 20। इस तरह से हमें 12 वोल्ट के लिए 20 टर्न्स देने हैं। इस तरह से जो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स देने होंगे वो काउंट करेंगे हम 0 से, पहले कैलकुलेट करेंगे 38, उसके बाद 60 के बाद होंगे 82 और उसके बाद होंगे 120। हमने जो थर्ड वाइंडिंग की है उसमें हमने क्या किया है, 12 6 0 6 12 इतने क्या करने हमें वोल्टेज चाहिए, इस तरह का हमें वोल्टेज चाहिए था। तो हमने क्या किया है, यहाँ से 0, इसके बाद 11, उसके बाद 22, उसके बाद 33 और उसके बाद हमने 44 टर्न्स कैलकुलेट करके बाइंडिंग करी है। तो इस तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से पहले हमें चाहिए 11, उसके बाद चाहिए 22, उसके बाद चाहिए हमें 33, उसके बाद चाहिए हमें 44। तो इस तरह से हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा, यदि हम इसको सेंटर माने, इसको 0 मानेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 6, यहाँ मिलेगा हमें 12 और इस तरह से इसकी अपोजिट साइड भी 6 और इसके बाद 12 वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, टर्न्स को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम शॉर्ट में आपको फिर से टेपिंग्स निकालना बता देते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर का डिजाइन होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये 0 से 230 वोल्ट के लिए है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ तक जो हमने टर्न्स दिए थे वो थे 381। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने क्या किया था, टेपिंग्स निकाली थी डिफरेंट वोल्टेज के लिए। इसमें हमने क्या किया था, यहाँ हमें 0 वोल्टेज चाहिए, यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ 35। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ से हमने टर्न्स कैलकुलेट किए थे, यहाँ हमने 0 रखा, उसके बाद 38 राउंड कंप्लीट किए, उसके बाद हमने कंप्लीट किए यहाँ पे 60, इसके बाद 82 और इसके बाद हमने 120 टर्न्स लगा के लूप निकाली है। तो इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया है। इसके बाद हमने क्या किया है कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हमने पेपर को लगा के एक और वाइंडिंग की है जिसकी डिजाइन इसी तरह से होगी। यहाँ हमें 12 वोल्टेज चाहिए था, यहाँ हमें 6 0 6 12। तो इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ हमने 0 कैलकुलेट किया, इसके बाद हमने यहाँ 11 टर्न्स दिए और यहाँ हमने 22 33
44। इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया है। अब एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस तरह से आपने कैलकुलेट किया है उस तरह से आप जो टर्न्स देंगे तो आपको एसी में जो वोल्टेज मिलेगा वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि जब हम रेक्टिफायर लगाएंगे तो रेक्टिफायर लगाने के कारण इसमें से 2-3 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। 2-3 वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये हमें 35-0-35 या 12-0-12 नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमने टर्न्स कैलकुलेट किए हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, प्राइमरी वाइंडिंग सेम रहेगी। सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको क्या करना है कि टर्न्स को 2 या 3 बढ़ा के लगाने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज रहेगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कि हमने आपको शुरू में ट्रांसफार्मर दिखाया था, उसका जो वोल्टेज चेक किया था तो वो हमें लगभग 38 वोल्ट दिखा रहा था, जो कि 35 के लिए हमने बाइंड किया है। तो क्या होगा कि जब हम इसमें रेक्टिफायर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, लगभग 2-3 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो ये हमें 35 वोल्ट मिल जाता है। इसी तरह से 12 वोल्ट के लिए भी वो हमें लगभग 40 वोल्ट दिखा रहा था, तो इसमें भी हम जब रेक्टिफायर लगाएंगे तो ये हमें 12 वोल्ट के लगभग मिल जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब भी सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आप क्या करेंगे कि थोड़े से टर्न्स 2 या 3 या मैक्सिमम 4 टर्न्स को बढ़ा के रखेंगे, और ये डिपेंड करता है वोल्टेज पर। यदि आप कम वोल्ट के लिए कर रहे हैं तो लगभग 2 टर्न्स दे सकते हैं 12 वोल्ट के लिए, और यदि आपको 35 वोल्ट चाहिए तो आप 3 या 4 राउंड बढ़ा के लगा सकते हैं। इससे आपका ट्रांसफार्मर ठीक से डिजाइन हो जाएगा और ठीक से वर्क करेगा। तो ये जो हमने आपको डाटा कैलकुलेशन बताया है इसके अकॉर्डिंग आप इजीली ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हैं। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको ट्रांसफार्मर को अच्छे से बाइंड करना सीखना है तो आप हमारी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग वाला प्रैक्टिकल वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं और आप अच्छा ट्रांसफार्मर बाइंड कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर था हमने इसी को एग्जाम्पल के रूप में लिया था और हमने पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद आपको समझाया कि इसको कैसे बाइंड करना है। इसके बाद हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि कैसे डिजाइन करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोर साइज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा कोर एरिया। कोर एरिया निकालेंगे। कोर एरिया के लिए हमने आपको बता दिया था ये सामने का जो हिस्सा होता है इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और इसकी जो स्ट्रेक है इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोर एरिया निकल आएगा। टीपीवी निकालनी है। टीपीवी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमने आपको बताया 7.5 डिवाइडेड बाय कोर एरिया। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो 7.5 है ये आपको अच्छी क्वालिटी की कोर के लिए रखना है। यदि आपकी जो कोर क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, जैसे जंग लगी है, ये तो ज़्यादा खराब है, इसको आप इस तरह की कोर तो कभी यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि इस तरह से आप कोर अगर यूज़ करते हैं तो ये आपके ट्रांसफार्मर को जला देगी। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की कोर सेलेक्ट करनी है। जैसे ये आप देख सकते हैं हमने इसी कोर को यूज़ किया है। यदि आपकी अच्छी कोर है तो आप 7.5 रखेंगे, यदि कोर क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप 8 रखेंगे। तो इस तरह से आप टीपीवी कैलकुलेट करेंगे। टीपीवी के बाद आपको टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देना है टीपीवी में, तो आपको टर्न्स प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे कि टर्न्स को कैलकुलेट करने के बाद बॉबिन पे वोल्टेज के अकॉर्डिंग टर्न्स को दे देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांसफार्मर को डिजाइन कैसे किया जाता है। ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने की जो प्रोसेस है ज़्यादा जटिल तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग ट्रांसफार्मर को अब अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे और बाइंड कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।